400 पार कर देंगे, 400 नहीं 500 पार कर दो, गरीबों की खाल खींच लो। मैं तो लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप मुझे मौका दो, फिर आपको किसी योगी की किसी मोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रयास किया कि मिलकर हम जो है, पहले जो आज के माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र से रोकें, लेकिन आप ये समझो कौन रोकना चाहता है? ना समाजवादी एक सीट देने को राजी हुई मदद करने को, ना कांग्रेस और ना ही और पार्टियां। हमने सभी से बात की। इसका मतलब ये है कि वो जो झूठ बोलते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हो सकता है 24 का चुनाव ना हो, तो ये उनका चुनावी एजेंडा है। अगर ऐसा होता तो फिर वो इसको आखिरी चुनाव मान के सबको साथ लेकर लड़ते हैं, लेकिन वो तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एमपी एमएलए जिताने के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं इंडिपेंडेंट जा रहा हूँ, अपनी पार्टी के सिंबल पे जा रहा हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट जाता हूँ तो जब भी कोई बिल आएगा, कोई कानून बनेगा, मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी और मैं अपने क्षेत्र के लिए बोल पाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं पे आवाज उठा पाऊंगा। आप बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, कम से कम ये आश्वासन दे रहे हैं। दिल क्या कहता है? मैं इस समय नगीना लोकसभा सीट में हूं और मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बात करें, मैंने अपनी आंखों से रोड शो देखा है, जनसभाएं देखी है, युवाओं की भागीदारी है, बुजुर्गों की भागीदारी है, किसानों की भागीदारी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार पिछले 10 सालों से, कम से कम जब से बीजेपी आई है तब से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। देश में शोषित वंचित समाज के लिए बड़ी आवाज़ बन गए हैं और वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोकसभा का पहला चुनाव है इनका और ख़ासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, वो उनको एक आइकॉन के तौर पे देखता है। एक ऐसा युवा नेता जो सड़कों पर लगातार जहां भी कोई अत्याचार हो, अन्याय हो, वहां चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं। अब बात है कि क्या ये सारी जो उनकी कवायद है, जो उनकी रेसिस्टेंस है, उनकी जो लड़ाई है, अब लोगों के पाले में है कि क्या लोग उनको वोट में तब्दील करके संसद भेजेंगे। इसी सब मुद्दों पर समझेंगे। पहले फेज में आपका चुनाव है और लंबा कैंपेन किया आपने, क्या कहने की स्थिति में है आपने जो अपनी नज़रों से देखा है? देखिए, मेहनत कर रहे हैं, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता के पास जा रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। उन्होंने जो व्यवस्थित 3 पार्टियां हैं, स्थापित 3 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, तीनों ही पार्टियों को मौका दे दिया है, लेकिन वो सबसे नाराज़ है क्योंकि किसी ने पलट कर उनकी तरफ नहीं देखा। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है जो अवसर चाहता है सेवा करने का, करके दिखाने का, किस तरह से लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैं और हमारे साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेरा भरोसा है कि ये जो मेहनत है, पिछला आंदोलन भी बिजनौर नगीना से खड़ा हुआ और ये आंदोलन भी, इसको भी सफलता बिजनौर नगीना की धरती से मिलेगी। नगीना के लोग, बिजनौर के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी मदद करते हैं, जिसकी मदद करते हैं उसको कामयाब करते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं, उसका हाथ नहीं छोड़ते। हम भी इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे नगीना के लोगों का और इनके बीच में रहेंगे, इनकी मदद करेंगे। मेरे पास अवसर थे, पार्टी वैशाली से मुझे लड़ाना चाहती थी, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया कि हम नगीना ही लड़ेंगे, वैशाली और लोग लड़ लेंगे, हम लोग जो है नगीना से चुनाव लड़ेंगे। और नगीना आप मुझ पर तंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। मैं कहा मैं वैशाली से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि इतना रिस्पांस मिल रहा है, मैं भी पिछले 20 साल से पत्रकार हूँ, सिटिंग एमपी को भी इतना रिस्पांस नहीं मिलता, आपको रिस्पांस तो मिल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमने काम किया है और जिस तरह से हमने हर व्यक्ति के लिए, जुल्म जाति पे, अन्याय अत्याचार पे लड़ाई लड़ी है, हर व्यक्ति हक की लड़ाई लड़ी, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे उनत्यास शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे एसएससी जीडी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, सबकी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। उसी का आज जो है, जब मैं लड़ाई लड़ता, एनआरसी की लड़ाई हो, सीए की लड़ाई हो, जब मैं लड़ाई लड़ता था तो हमारे साथी मुझसे कहते थे कि कितना जो है भला करोगे लोगों का, कितने लोगों के लिए जेल जाओगे, लाठियाँ खाओगे, मुकदमे झेलोगे। मैंने उनसे कहा कि जब हमने यही काम करना है तो फिर इसके लिए क्यों चिंता करने की मुकदमे जेल। आज वो मुकदमे और जेल वरदान साबित हो रहे हैं। जनता में विश्वास है कि जिस आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए इतनी लाठियाँ मुसीबतें झेली, जेलें काटी, आज अगर उसको मौका देंगे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर करके दिखाएगा। जो सड़कों पर आप लड़ रहे हैं अभी भी मैं देख रहा हूँ बीच बीच में कैंपेन के दौरान, जहाँ भी किस तरह के मामले मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी, तो आप उसका संज्ञान ले रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। अमूमन होता है कि इलेक्शन के दौरान लोग अपने एजेंडे पर काम करने लगते हैं, उनको मतलब जैसे मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चुनाव भी लड़ना है, लेकिन ये मेरा प्राइमरी काम है और मैं चाहता था कि एक रिपोर्ट तो मैं बना के जाऊँ ही बिजनौर से। तो जो आपने जो लगातार पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, आपने जो काम किया, उसका रिस्पांस मिल रहा है एकदम, मतलब जनता की तरफ से?
बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। स्थापित दलों के नेताओं को, जो प्रत्याशी हैं, उनको बैठना नहीं मिल रहा है, उनको गांव में लोग घुसने दे रहे हैं। उनकी मीटिंगों में इतने लोग भी नहीं आ रहे कि उनका सम्मान बच जाए। और यहाँ मुझसे लड़ रहे हैं कि आप उस गांव में नहीं गए, आप उस गांव में मीटिंग करनी है, जब आप उस गांव में आए थे तो हम नहीं थे, आपको हमारी तरफ मीटिंग करनी। इस तरह के हालात हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव ना चल रहा हो, एक तरह का सम्मान समारोह चल रहा हो। एक सवाल है, 80 सीटें हैं यूपी में, आपको लोग एक नेशनल लीडर के तो ग्लोबली आपकी एक पहचान है, दुनिया भर के लोग आपसे सिंपैथी रखते हैं, जानते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित की बात करें तो उनको लगता है कि उनका प्राइमरी जो एनिमी है वो बीजेपी है, बीजेपी यूपी से ही रुकेगी। यूपी में सिर्फ आप एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 80 सीटों पर आपके समर्थक देश भर में है, दुनिया भर में। वहाँ क्या होगा? क्योंकि लोग को लग रहा है कि यूपी फंस गया है, यहाँ बीएसपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है और बीजेपी को रास्ता मिल गया है, 80 सीटें यहीं से निकल के जाएंगी। लोगों की चिंता है कि सरकार बदले ही है, संविधान बदलने की बात हो रही है। ये लोगों की चिंता, नेताओं की चिंता नहीं है। नेताओं की चिंता होती तो वो, जैसे मैंने कहा कि हम 543 में से एक सीट पे लड़ेंगे, बाकी किसी सीट पे लड़ेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो पिछली बार मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद को किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन आने की वजह से उन्होंने अलायंस तोड़ दिया और मेरी क्रेडिबिलिटी को गिराने का, समाज में मेरी छवि को ख़राब करने का काम किया। इस बार फिर मैं प्रयास करता रहा और हमने कहा, जबकि हम अभी राजस्थान लड़ा के आए और 2 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर, 12-13 सीटों पर हम तीसरे नंबर पर रहे, 74 हज़ार वोट हमारे सिंबल को मिला। फिर भी हमने ये प्रयास किया कि मिल के हम जो हैं, पहले जो आज के माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र से रोकें। लेकिन आप ये समझो, कौन रोकना चाहता है? ना समाजवादी एक सीट देने को राजी हुई मदद करने को, ना कांग्रेस और ना ही और पार्टियां। हमने सभी से बात की। इसका मतलब ये है कि वो जो झूठ बोलते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हो सकता है 24 का चुनाव ना हो, तो ये उनका चुनावी एजेंडा है। अगर ऐसा होता तो फिर वो इसको आखिरी चुनाव मान के सबको साथ लेकर लड़ते हैं। लेकिन वो तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एमपी एमएलए जिताने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें की कोई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो तैयार ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। मैंने बहुत दिन पहले कहा इंडिया अलायंस को कि भाई मिल के लड़ो, एकजुट होकर लड़ो, प्रत्याशी डिक्लेयर करो, पॉलिसी बनाओ, एजेंडा लाओ। क्या एजेंडा लाए? सब अपनी अपनी पार्टी को रैलियां कर रहे हैं, सब अपने अपने एजेंडे लाए। तो इसका मतलब कोई अलायंस नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है। हमने प्रयास किया था, आपने पूछा यूपी के 79 सीटों पे क्या होगा, इसका फैसला पार्टी 15 तारीख को लेगी। आपके समर्थक भी हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्स मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ, आपको, आपकी रैलियाँ भी देख रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई भी हो, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जिस तरह के टर्नआउट है आपकी रैलियों में, अमूमन एक सिटिंग एमपी के भी, जो बड़ा 2-3 बार 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, इस तरह की भीड़ नहीं जुड़ती है जो आपके छोटे छोटे रैलियों में, नुक्कड़ सभा में जो भीड़ जुटे। जैसे अभी लगभग 1000 के करीब लोग हैं, इससे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की आप लोगों की मैं वॉच कर रहा हूँ पूरा सोशल मीडिया पर। आपको ये नगीना प्रदेश की नज़र भी है, चूँकि चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। ये सीट भी इसलिए प्राइम हाईलाइट में है क्योंकि चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप एक नेशनल लीडर हैं, देश भर में शोषित वंचित समाज के लोग आपको एक फेनोमेनन की तरफ देखते हैं कि वो मेरे लिए बात करेगा, वो मेरे लिए आएगा। आपने एक सीट पर चुनाव, तो आप क्या कहेंगे यहाँ के जो आपके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनको क्या कहेंगे और क्या भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि नेशनल दस्तक को भी ग्लोबली लोग देखते हैं और खासकर शोषित पीड़ित लोग देखते हैं, ताकि उन तक ये बात पहुँचे। देखो, एक झूठ ये फैलाया गया पहले, जब हमने तय करके बता दिया कि हम लड़ेंगे, एक झूठ ये फैलाया गया कि भाई चंद्रशेखर जो है वो ज़्यादा सीट मांग रहे थे। उस पर भी हम चुप रहे, हम नहीं बोले। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमने कोई ज़्यादा सीट नहीं मांगी। हमारे नेता यहाँ खड़े हैं, अमित करसाना जी, सतपाल चौधरी जी, हमारी कोर टीम के लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी। हमने कोई सीट नहीं मांगी, हमने एक सीट पे मदद की मांग की और उसके लिए हम बदले में 542 सीटों पे उन्हें मदद करने वाले थे। दूसरी बात, फिर झूठ फैला गया कि चंद्रशेखर हमारे सिंबल पे लड़ना चाहते थे। सिर्फ एक सीट ही मांगी थी? यस, नहीं मांगी नहीं, मदद मांगी, सिर्फ एक सीट पे हमारी मदद करो तो हम आपको बाकी जगह करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई सिंबल की लड़ाई थी। अब सवाल ये है, क्या मैं पार्लियामेंट तनख्वाह पेंशन के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं पीछे बैठ के वहाँ तमाशा देखूँ कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? वहाँ व्हीप जारी होते हैं, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, किस मुद्दे बोलेगा। अब मैं इंडिपेंडेंट जा रहा हूँ, अपनी पार्टी के सिंबल पे जा रहा हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट जाता हूँ तो हर सेशन में जब भी कोई बिल आएगा, कोई कानून बनेगा, मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी और मैं अपने क्षेत्र के लिए बोल पाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं पे आवाज़ उठा पाऊंगा। अगर मैं पार्लियामेंट में जाके गूंगा बहरा बना रहा हूँ तो क्या फ़ायदा मेरे चंद्रशेखर के वहाँ होने का? ऐसे तो बहुत सारे 131 MP SC ST के भी और अपर कास्ट के वहाँ बहुत सारे संत हैं जो नहीं बोलते हैं। तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं वहाँ बैठ कर तमाशा देखूँ। इसलिए हमने कहा कि हम
हैसियत रखते हैं। हमने राजस्थान में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में हमारा जनाधार है, तो हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। तीसरी बात, अब झूठ क्या फैलाया जा रहा है, अब और कुछ रास्ता नहीं बचा। तो मैंने परसों डांट दिया अपने साथियों को, बहन बेटियां खड़ी थी पीछे, मैं बहन बेटियों के सम्मान का कोई छेड़खानी वो एक पत्रकार के बारे में जो आप कह रहे हाँ, हैं, तो अरे वो और मीडिया के लोगों ने चलाया। वो लोग जो रोज मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, तो कह रहे बताइए मीडिया काफी से हाल कर दिया। अबे भाई कितना झूठ बोलोगे, उससे भी आगे निकलो, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ। अब इनको अंदर अंदर कहना शुरू किया कि चंद्रशेखर जीत गए तो भाजपा के साथ चले जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। अब बताओ, अगर हाँ, मंत्री अगर मंत्री बनने की लड़ाई और सांसद बनने की लड़ाई अगर मैं लड़ता तो 2018 में मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, 2019 में मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। इस देश में क्या चल रहा है ये सब देख रहे हैं, किस तरह से संविधान की, कानून की धज्जा उड़ाई जा रही है। आप बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, कम से कम ये आश्वासन दे रहे आपका हैं। दिल क्या कहता है? मुझे अब क्या पता, आप जो कहेंगे वही सुनूंगा। मैं तो नहीं, थर्मामीटर नहीं लगाता हूँ, जो थर्मामीटर कहता है मैं वही सुनता हूँ। वही सुनते हैं। हाँ। तो आप भी कभी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? मैं आरएसएस से सहमत नहीं हूँ। तो मैं तो लंबे समय से भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से वो लोगों को चलने काम कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो मानवता को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कबीर को, नानक को, रैदास को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मानवता की बात करता हूँ, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता। मैं कभी किसी आप पीड़ितों के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। यस, मैंने SSC GD के बच्चों की लड़ाई लड़ी, मैंने नहीं पूछा कि जात धर्म के हैं। मैंने एक आरोप लगता है लोगों पर कि एक मिनट, अगर मुझे MP MLA बनना होता है, मंत्री बनना होता है, मेरे पास बहुत ऑप्शन। मैंने उनको ठोकर मारी कि मुझे नहीं बनना है, मुझे बस लड़ाई लड़नी है और मैं लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस देश में लोगों की ईमानदार से आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। लोग परेशान हैं, उसी से जुड़ा लोग, चुनाव के बाद लोग नेता ढूंढने नहीं मिलते हैं, और चंद्रशेखर 24 घंटे 7 दिन लोगों के बीच में रहता बिना बुलाए। उसी पर एक सवाल है, एक परसेप्शन है, मुझे भी लोग कह रहे हैं कि जो शोषित वंचित समाज, दलित, बैकवर्ड, किसान, जो समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग गरीब होते हैं, राजनीति करते हैं, फिर अमीर हो जाते हैं, फिर उनका दुनिया बदल जाता है। तो ये परसेप्शन है। ये सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है जो चुनाव में आना चाहते हैं, जो पहले जनरेशन के लोग हैं, जो संघर्ष करके आ रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? क्यों जवाब देना है? समय जवाब देगा सबको। हम अगर सुख सुविधा की राजनीति करना चाहते तो हम पे इतने अवसर थे, फिर हम इतना इंतजार क्यों करते, गोली क्यों खाते? आप ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे जैसे चंद्रशेखर अमूमन रहते हैं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष तो ये चाहता ही था कि चंद्रशेखर सड़कों पे रहे, लेकिन जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता था कि चंद्रशेखर सड़कों पे रहें, लाठियाँ खाते रहें, गोलियाँ खाते रहें, आवाज़ जनता की आवाज़ बनते रहे, हर हम बैठ के मलाई चाटते रहें। जनता हमें जो वोट चंद्रशेखर तैयार करते उसको जनता हमें देती रहे। जनता समझदार हो गई है। मैंने कहा 15 तारीख को पार्टी फैसला लेगी कि हम उत्तर प्रदेश में, देश भर में फर्स्ट पेज पे किसको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या जिस तरह की रणनीति होगी पार्टी की लीडरशिप बैठ के फैसला लेगी। उसके बाद रही बात, मैं चंद्रशेखर आज़ाद अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि जब तक जिस लक्ष्य को हमने मन में धारण किया है, जिसकी वजह से मैं हाथरस के बाद माला भी नहीं पहनता, और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं होता, मैं बिल्कुल चैन की सांस लेने वाला नहीं हूँ। नगीना के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? नगीना के हाल इतने ख़राब हैं, आप सड़कों पर निकल के देखोगे तो आप नहा धो के निकलो, आपको 2 किलोमीटर चलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप खेत से आए हो, आपको अपना शकल पहचाननी भारी हो जाएगी। ये हाल है। फिर यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। बिजनौर का व्यक्ति आपको पूरे देश में मिलेगा, कहीं चले जाओ आप, रोजगार के चक्कर में गया हुआ। फिर यहाँ रोजगार में भी जो हक वंचित समाज के लोग हैं उन पे तो मेहनत मजदूरी भी नहीं बची, क्योंकि मशीनें आ गई। जो काम एक परिवार 10 दिन में करता था वो मशीन 2 घंटे में कर देती, ये भी नहीं बचा। यहाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, डेंटल कॉलेज नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, लोगों की फसलें बह जाती हैं, यहाँ मिलों से समय पर भुगतान नहीं होता, किसान बड़े परेशान हैं, यहाँ खो की समस्या है, ज़मीन कट जाती है लोगों की, और भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं, सड़कों की, बिजली की, पानी की, तमाम परेशानियाँ हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, वो उसकी दाम की बात कर रहे हैं, सरसों के तेल के दाम की कर देंगे इस बार, 400 पार कर देंगे। 400 नहीं, 500 पार कर दो, गरीबों की खाल खींच लो, इनकी रोटी उनको मोहताज कर दो। वो तो जो करना चाहते हैं, अगर उनको ताकत होगी वो करेंगे। आपने देखा, और हमने किससे रुके थोड़ा ही है। वो जो उनको एजेंडा जो करना था वो उन्होंने किया। जन भावना के खिलाफ जाके किसानों के खिलाफ कानून लाए, जन भावना के खिलाफ जाके ड्राइवर के खिलाफ कानून लाए, जन भावना के खिलाफ जाके जो है NRC पे कानून लाए, जन भावना के खिलाफ जाके नोटबंदी की, GST लागू की। उन्होंने सारे काम जन भावना के खिलाफ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के भाषण में अब मोदी और योगी गायब हैं। अब मैं अपना सारा समय चाहे उन पर लगा दूं, चाहे अपने लोगों को तैयार कर लूं। भाई मैं जब फील्ड में जाता हूं 17-18 प्रोग्राम करने, तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं कि क्या तो मैं अपनी बात समझा दूं,
या किसी दूसरे की बुराई कर लूँ। मैं तो लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप मुझे मौका दो, फिर आपको किसी योगी की, किसी मोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश हो या देश भर में चंद्रशेखर सबकी लड़ाई हर पल पे जाकर लड़ेगा। आपसे एक्सपेक्टेशन है ना, आप पूरे तो आप एक देश काम में, करो, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, नहीं भी क्षेत्र में आए तो बहुत ऐसे भी नेता हुए हैं आपकी तरह जो नहीं जाते हैं क्षेत्र में, चुनाव जीतते हैं। खैर वो ये नेता है ना, ये कार्यकर्ता सामान्य करता। अच्छा, आपको मैं कहता हूँ, आप चुनाव आयोग से कह के मेरा समय बढ़वा दो। जैसे मेरे पे साधन नहीं है और उस तरह की स्थिति मेरी नहीं है, तो चुनाव आयोग मुझे 1 महीना फालतू दे दे प्रचार करने के लिए। मेरा रिजल्ट 1 महीने बाद निकाल दे 7वें चरण में, देखो मैं सब पे खिलाफ भाषण देता फिरूंगा। उम्मीद थी इतना समर्थन मिलेगा, इससे तो संतुष्ट होंगे जिस हाँ, तरह का रिस्पांस उम्मीद थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, सब लोगों ने इतना काम किया। हमारी पूरी कमेटियाँ लगी हुई है, ना धूप देखती ना छाव, ना दिन देखती ना रात, ना आंधी देखती ना तूफान, ना भूखे पेट। कई कई बार तो रात को 4 बजे खाना मिलता है, कहीं 5 बजे खाना मिलता है, और हम खाते भी नहीं। लोग कहते रहते हैं क्योंकि समय नहीं है। बहुत बड़ी लोकसभा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश से भाजपा की मुक्ति तभी होगी जब एक मजबूत अलायंस बनेगा, और अभी उस अलायंस को बनाने के लिए लोगों के अंदर मनोबल नहीं है, और मनोबल के साथ साथ इच्छा शक्ति भी नहीं। 4 जून को आपका पहला काम क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशीराम साहब का जो मिशन है, अगर उसमें एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई अगर हमने कामयाब कर दी, एक नई उम्मीद लोगों को दे दी, तो उसी दिन मैं तो से कह रहा हूँ आपको 4 जून को भाषण देने का मौका मिलेगा। तो अगर ये भाषण ये पूरा तमाम लोग यहाँ, मैंने पिछले 2-3 दिनों में बात की है लोगों से, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को 4 तारीख को भाषण देने का बड़ा मौका अगर मिलेगा। चंद्रशेखर आज 4 तारीख को भाषण दें, भाषण तो चंद्रशेखर रोज ही देता है, लेकिन अगर उस तरह का भाषण देने का मौका मिला जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, तो आप देखना नगीना की जनता के लिए इस तरह से हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। नगीना की जनता को ना असेंबली में, ना पार्लियामेंट में किसी और नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी समस्याएं हैं हक वंचित समाज की, उनको भी पुरजोर तरीके से हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे। नगीना ही क्यों चुना? आपके पास तो देश भर की किसी भी सीट पर इतनी मैंने तो आपसे पहले कहा था, पार्टी वैशाली भी कह रही थी, हाजीपुर भी कह रही, सासाराम भी, भरतपुर। हमारे चो साहब लड़ते रहे मुझसे, भरतपुर आपका लड़ो। स्वागत, वहाँ 75 साल से कोई बैकवर्ड दलित चुनाव ही नहीं जीत पाया है। तो सवाल ये है कि मैं पार्टी का एक ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की पॉलिसी पे काम करता हूँ। जो निर्णय पार्टी के लीडर्स ने लिया, हमारे जिलाध्यक्ष ने हमसे कहा यहाँ से लेटर भेज के कि हम यहाँ लड़ाना चाहते हैं। पार्टी ने सर्वे किया, सब चीज़ें की, और उसके बाद तय किया कि ये धरती ऐसी धरती है, जब ये किसी मजबूत आदमी को मान लेती है, किसी के साथ खड़ी जाती है, जाति धर्म छोड़ देती है, फिर जनता उसके साथ खड़ी एक जाती है। आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, टीवी और अखबार अभी भी चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने ही बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से लड़ते रहें, बीजेपी की तरफ ना देखें, बसपा, सपा और चंद्रशेखर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। मैं तो इसलिए टीवी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ बहुत दिनों से। आपने देखा ही नहीं होगा मेन स्ट्रीम मेरा इस तरह का इंटरव्यू। मुझे इतने, मेरे फ़ोन में इतने भरे पड़े हैं, कहीं कहीं तो घंटे आगे, कहीं कहीं दिन आके लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ। तो लखनऊ से फ़ोन कर, दिल्ली से, कि हमें इंटरव्यू करना था ऑनलाइन। हम कहते हैं कि जिस पे समय हो यहाँ जाओ, हम पे तो समय नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज़ हम मजबूत करेंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा, आप भी तो यही चाहते हैं कि मैं अपना समय किसी को बुरा कहने में ख़राब करता हूँ। जनता नहीं जानती कौन बुरा है। इस देश में जो हाल है बेरोजगारी का, किसकी देन है? ये भाजपा की तो देन है। आज जो केंद्र में बैठी सरकार लोग कुचलने काम कर रही है, ये जनता नहीं जान रही है क्या? लेकिन बीजेपी जो आपका मेन ओपोनेंट्स है वो तो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, तो आपको तो यू हैव टू टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडर। यस, वेरी गुड। मगर इस कॉन्फिडेंस में तो लोग यहाँ से भी परेशान हैं इनके नेताओं से, तो वो इनसे भी नहीं जाना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, बस माइंड अप कर लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको जाना है, इसलिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद कुआं खोदा है, खुद पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल फिनोमिनन है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि रास्ता खुलेगा उन तमाम युवाओं के लिए जो सोशल मूवमेंट से जुड़ते हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं। और अगर चंद्रशेखर कामयाब होते हैं तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा देश में उन लोगों के लिए जिनके पास न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, न किसी पैसा है, न बाहुबल है, न धनबल है। एक साधारण परिवार से आके सड़कों पर समाज की राजनीति करके सत्ता के शिखर पर तक अगर वो जाते हैं, तो एक बड़ा मैसेज है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या राय है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में होना चाहिए और क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए था जिस तरह का समर्थन नहीं मिला? क्या राजनीति में लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, जो एक नए तेज़ तरार उन युवाओं को मौका नहीं देना चाहते हैं जो दरअसल पार्टी की सेवा भी करते हैं और सबसे ज़्यादा समाज की सेवा भी करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की जीत में कई सारे परतें हटेंगी, कई सारे रास्ते बनेंगे और उनकी हार के बाद भी कई सारे सवाल पैदा होंगे। आप लोग को तय कर के माध्यम से मैं नगीना के लोगों से अपील करता हूँ
दो अपील मेरी है। एक, देशवासियों को कि इस चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। मैंने आपको अकाउंट नंबर दिया है, मेरी इलेक्शन में मदद करें जिससे कि मैं विरोधी पार्टियों के धन बल का, बाहुबल का और जो अप्रोक्ष रूप से मीडिया का बल उनके साथ है उसका मुकाबला कर सकूं। दूसरा, वो मुझे नगीना के लोगों से मेरी अपील है, जाति धर्म से ऊपर उठ के वो मुझे अवसर दें एक, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं नगीना की जनता को कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। सभी की लड़ाई मिलजुल के लड़ूंगा और कोई भी जुल्म जाति का शिकार उनका नहीं होने दूंगा। रोज़ उनके लिए सड़कों पर भी लड़ूंगा और अवसर मिलने पर पार्लियामेंट में। बहुत बहुत 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी खबर है जिसको मीडिया कवर करना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि वो इनको कैसे दिखा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की जीत एक नए रास्ते खोलेंगे जिसमें जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी राजनीति में अपना रिप्रेजेंटेशन और हिस्सेदारी का दायरा बढ़ाएंगे। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश थी कि कम से कम लास्ट असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको इनसे बातचीत दिखाऊं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नगीना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।